नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक की छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी घटनाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पुनः एक बार सूचित कर दे कि उड़ान आईएएस अकादमी द्वारा सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का आयोजन 16 मई से प्रारंभ हो चुका है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको कुल 72 टेस्टों की श्रृंखला प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रोको आओ टोको अभियान। ठीक है, देखिए अभी कोरोना संक्रमण काल में लोगों को जागरूक करना यह सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रही है। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 अप्रैल 2021 को रोको और टोको अभियान प्रारंभ किया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो कोविड संक्रमण को रोकना, 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना और लोगों में कोविड अनुरूप व्यवहार को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य क्या है? कोविड संक्रमण को रोकना। ठीक है, कोविड संक्रमण कैसे रुकेगा? तो इसके बहुत सारे पक्ष आपको डॉक्टरों के द्वारा बताए गए हैं, जैसे कि मास्क लगाना, ठीक है, या सैनिटाइजर का प्रयोग करना, इसके अलावा हाथ धोना, ठीक है, या यूं बोल सकते हो सफाई। ठीक है, ये सारे क्या हैं? कोरोना संक्रमण को रोकने के तरीके हैं। इसके अलावा सामाजिक दूरी बनाए रखा, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, सामाजिक दूरी का पालन करना, यह भी क्या है? कोरोना संक्रमण को रोकने का एक उपाय है। ठीक, तो कोरोना संक्रमण को रोकना इस रोको और टोको अभियान का पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य है 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना। ठीक, ये भी एक चैलेंज के रूप में ही माना जा रहा है, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि बहुत सारे जो ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे निवासी है जो टीकाकरण करवाने से मना कर रहे हैं। तो उनमें जागरूकता लाना और बताना कि भाई टीकाकरण से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। यह क्या है? 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना। यह लक्ष्य है किसका? रोको और टोको अभियान का दूसरा लक्ष्य। ठीक, तीसरा है कोविड अनुरूप व्यवहार को सुनिश्चित करना। ठीक, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो मोहल्ले में निकलते हैं, कहीं भी थूकते रहते हैं। ठीक, तो उनको ऐसा करने से रोकना, क्योंकि ऐसा करने से कोविड संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, तो लोगों को इसके अनुरूप व्यवहार को सुनिश्चित करना, यह भी क्या है? इस रोको और टोको अभियान का लक्ष्य है। ठीक, अब देखते हैं कि इस रोको और टोको अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो यह किया जा रहा है यूनिसेफ के साथ रायपुर जिला प्रशासन और समाज सेवी संगठन। उस समाज सेवी संगठन का नाम क्या है? समर्थ। ठीक है, ये तीनों मिल करके रोको और टोको अभियान को संचालित कर रही है। कौन? पहला यूनिसेफ, दूसरा रायपुर जिला प्रशासन और तीसरा समाज सेवी संगठन है कौन? समर्थ। ये तीनों मिलकर इसका संचालन कर रही हैं। ठीक, अब इसके क्रियान्वयन की बात करें, ठीक है, क्रियान्वयन की बात करें तो अभियान के अंतर्गत 600 वॉलंटियर जो है रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड में झुग्गी बस्तियों, विभिन्न मोहल्लों और अपार्टमेंट में जाकर लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क का उपयोग करने, हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखने और वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, यानी कि 600 वॉलंटियर्स का दल एक बनाया गया है जो कि घर घर जा करके और लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आप कोविड के अनुरूप अपना व्यवहार रखिए। ठीक है, जैसे कि मास्क पहनना हो गया, हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, इनके लिए जागरूक करने का काम ये जो 600 वॉलंटियर है इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक, इस अभियान में धर्मगुरुओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ठीक है, धर्मगुरु जो हैं वो इसमें सहयोग करेंगे, बहुत सारे जो एनजीओस हैं उनकी सहायता ली जाएगी और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी कहा जाएगा कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को इस रोको और टोको अभियान के संबंध में बताएं और लोगों को जागरूक करें, जिससे कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है क्या।
ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 10 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे जो कि कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं, ठीक है, यानी कि 10 से 15 साल के बच्चे जो कि 6वीं से लेकर 10वीं के बीच में अध्ययनरत है, उन्हें विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों की तरफ आकर्षित करने और प्रेरित करने के लिए उनमें महत्वपूर्ण विचार एवं नव प्रवर्तन की भावना उत्पन्न करने के लिए संचालित किया जा रहा है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं कि 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं और जो कौन सी कक्षा में अध्ययनरत है, 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा के बीच अध्ययनरत हैं, उनको विज्ञान की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना इस इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का लक्ष्य है, ठीक। तो इसको पढ़ते हैं कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों में मूल विचार एवं नवाचारों के नामांकन के लिए छत्तीसगढ़ को देश के तृतीय सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है। आइडियाज यहां से जो भेजे गए हैं, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनके द्वारा कुछ आइडियाज लिए जाते हैं जो कि साइंस से जुड़े होते हैं, ठीक, और उसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग निकाली जाती है कि किस राज्य के बच्चों का आइडिया अच्छा है। तो उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है, ठीक। राज्य से विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों में मूल विचारों एवं नवाचार हेतु 3,391 विचारों एवं नवाचारों का चयन मानक अवार्ड के लिए किया गया है, ठीक है। यानी कि यहां से भेजे गए कुल 3,391 ऐसे मॉडल्स हैं, ऐसे विचार हैं जिनको चयन किया गया है, किसके लिए, नवाचारों का चयन मानक अवार्ड के लिए किया गया है, अवार्ड देने के लिए इनका चयन किया गया है। आगे पढ़ते हैं कि इस योजना का उद्देश्य नव सृजन एवं नवाचार, रचनात्मक और अभिनव सोच को स्कूली छात्रों में बढ़ावा देना है, ठीक है। जो विज्ञान से जुड़े हुए विचार हैं उनको बढ़ावा देना है इस योजना का उद्देश्य, जिससे कि बच्चा आगे जाकर नव सृजन कर सके, यानी जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो उसके दिमाग में आ सके, वो पढ़ाई की तरफ, खासकर विज्ञान की पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो, ठीक। तो याद रखिएगा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला टॉपिक है कांकेर, महासमुंद, कोरबा और बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब का निर्माण किया गया है, ठीक है। वायरोलॉजी लैब क्या होता है, वायरोलॉजी लैब ऐसा लैब होता है जहां पर वायरस से संबंधित टेस्टिंग की जाती है, ठीक। आपको पता होगा कि अभी कोरोना वायरस से संबंधित टेस्ट के लिए, या जिसको हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं, देखिए उसको हम क्या, कौन सा टेस्ट बोलते हैं, RT-PCR टेस्ट, नाम सुना है आपने, RT-PCR टेस्ट, ठीक है। RT-PCR टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे कि RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है फुल फॉर्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। तो RT-PCR टेस्ट के लिए हमारे पास लैब की कमी थी, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है कुल 11 स्थानों पर शासकीय वायरोलॉजी लैब, ठीक है। वर्तमान में कितने वायरोलॉजी लैब है, शासकीय बोलेगा तो 11 हैं, ठीक। कहां कहां पर है, तो देखिए एम्स में तो है ही, आपको पता होगा, ठीक। एम्स रायपुर में पहले से ही है वायरोलॉजी लैब। इसके अलावा शासकीय मेडिकल कॉलेजों, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं, रायपुर है, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर, ठीक। हमारे यहां 6 मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, पता होगा 6 मेडिकल कॉलेज थे। अभी हाल ही में 3 नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। 6 पहले से कहां कहां पर थे, तो सबसे पहले रायपुर में, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, ठीक है। यहां पर वायरोलॉजी लैब सभी जगहों पर है, ठीक। 3 मेडिकल कॉलेज नया कहां कहां पर अनुमति मिला, एक मिला कांकेर में, एक मिला महासमुंद में और एक मिला है कोरबा में, ठीक है। इन 3 स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज के लिए अनुमति प्रदान की गई है, ठीक। तो यहां पर भी वायरोलॉजी लैब तीनों स्थानों पर खोला गया है। इसके अलावा एक स्थान और कौन सा,
बैकुंठपुर यहां पर भी वायरोलॉजी लैब बनाया गया है। ठीक, तो ये 6, ये 3, कितने हो गए? 9 और 1 10, और एम्स रायपुर को जब मिलाते हैं आप तो कितने हो जाते हैं? टोटल 11 वायरोलॉजी लैब जो है वो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कार्यरत हैं। क्लियर है? ठीक, शासकीय है, प्राइवेट नहीं, शासकीय वायरोलॉजी लैब बोलेगा तो कितने हैं? 11 है। क्लियर? जगहों को याद रखेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स एम्बुलेंस सेवा। ठीक, आपको पता होगा कि जैसे ही कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर आया, दूसरी वेव आई, तो उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफी ज्यादा कमी हो गई थी देश में। ठीक, तो उस स्थिति में होम आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम का संचालन किया गया। प्रारंभ कब हुआ? 1 मई 2021 को। ठीक है, 1 मई 2021 को प्रारंभ किया गया ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, उद्देश्य क्या है? कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क घर पहुंच ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम रायपुर द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत होम आइसोलेशन में रह रहे ऐसे मरीज जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन सामान्य से कम है, ठीक है, यानी कि जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, उन्हें एवं जिन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से सहायता दी जा सकती है, उन मरीजों को निःशुल्क घर पहुंच सेवा के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो होम आइसोलेशन में रह रहे ऐसे मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाकर उनकी स्थिति सामान्य की जा सकती है, उन मरीजों के लिए ये जो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स है इस नाम से एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, जो क्या करेगा? जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की घर पहुंच सप्लाई करेगा। क्लियर? होम आइसोलेशन की टीम ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य की नियमित जानकारी लेगी एवं मरीज के निवास स्थान पर पहुंचकर उपलब्ध कराए गए कॉन्सेंट्रेटर वापस प्राप्त करेगी। ठीक है, यानी कि जो सिलेंडर खत्म हो गया है, ठीक है, अब होम आइसोलेशन में मरीज रह रहा है मान लो, और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर समाप्त हो गया है, तो उसके पहले अगर सूचना दे दी जाती है तो नया ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर इनको दिया जाएगा और पुराना खाली सिलेंडर ले जाया जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है इस कोविड संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, या यूं बोले कि जो होम आइसोलेशन के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। ठीक, चलते हैं अब अगले टॉपिक में। चलिए, अगला टॉपिक है कोरोना टीकाकरण महाअभियान। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक, आपको पता होगा कि जो कोरोना संक्रमण है, ठीक है, इससे निपटने के लिए टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है। जनवरी से यह प्रारंभ हो चुका है और वर्तमान में इसका तीसरा चरण आ चुका है। ठीक, पहला चरण जो था यह प्रारंभ हुआ था 16 जनवरी 2021 से। इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया, या यूं बोला जाए कि किसका टीकाकरण किया गया प्रथम चरण के अंतर्गत? तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं, जो राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो कि कोविड में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। दूसरा चरण जो है यह प्रारंभ हुआ है 1 मार्च 2021 से। इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया? जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क टीकाकरण में शामिल किया गया। और हाल ही में तीसरा चरण इसका प्रारंभ हुआ है 1 मई 2021 को। ठीक, 1 मई 2021 के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? जो 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम है, या यूं बोले कि 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके टीकाकरण के लिए तृतीय चरण ये चालू किया गया है। ठीक, यह भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क कोरोना टीका लगाए जाने की शुरुआत की। ठीक है, देश का पहला राज्य है जहां पर 18+ आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है। ठीक, तीनों चरण याद रखिएगा, और तीनों चरण कब प्रारंभ हुए और किनको किनको इसमें शामिल किया गया। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है कोविन एप्लीकेशन।
ठीक, जैसे ही हमारे देश में टीकाकरण प्रारंभ हुआ कोविड संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा कोविन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? ताकि इसके माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। ठीक, टीकाकरण के लिए प्रारंभ कब हुआ? 14 जनवरी 2021 से। ठीक, और टीकाकरण कब प्रारंभ हुआ? 16 जनवरी से। ठीक, तो उसके पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन एप्लीकेशन बनाया गया। ठीक, कोविन ऐप है क्या? कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए यह एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए वैक्सीन लेने वालों को रियल टाइम आधार पर ट्रैक करना संभव होगा। इस ऐप में कई मॉड्यूल होंगे जिनकी मदद से स्थानीय अधिकारी बड़ी संख्या में आंकड़ों को अपलोड कर पाएंगे। ठीक, बेसिकली जो टीकाकरण से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए यह एप्लीकेशन बनाया गया है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है सीजी टीका वेब पोर्टल। ठीक है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही तीसरे चरण का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है, यहां पर सीजी टीका वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं या ये वो लोग जो भी व्यक्ति टीकाकरण कराना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन इस वेब पोर्टल में जाकर कर सकता है। ठीक, प्रारंभ कब किया गया इसको? 12 मई 2021 को। ठीक, कोरोना से बचाव के लिए राज्य के 18 से 44 आयु वर्ग के सभी वर्ग के लोगों के लिए सुविधाजनक तरीके से टीका लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीजी टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 12 मई की शाम को अपने निवास कार्यालय में किया गया। ठीक, इस वेब पोर्टल के शुभारंभ के 24 घंटे के भीतर 72,269 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। ठीक, इसमें 862 अंत्योदय परिवार के, 7,642 बीपीएल श्रेणी के, 2,486 फ्रंटलाइन वर्कर और 61,276 एपीएल श्रेणी के लोग शामिल हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा संख्या किनकी थी? 61,276 जो है वो एपीएल श्रेणी के जो लोग हैं उनकी संख्या थी पहले दिन के रजिस्ट्रेशन में। ठीक, यहां से क्वेश्चन कहां से आएगा? यहां से क्वेश्चन पूछेगा इसको। ठीक, कब प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? क्लियर, याद रखिएगा 12 मई 2021 को सीजी टीका वेब पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग में छत्तीसगढ़ को मिला पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार प्राप्त हुआ है भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उत्कृष्ट उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस एप्लीकेशन के उपयोग में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली क्या है? देखिए, हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी अधोसंरचनाएं हैं उनके रख रखाव, वहां पर की फैसिलिटी को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, कैसे उस वहां पर मरीजों की स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाता है, इस पर ध्यान देते हुए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। इस पर फीडबैक लिया जाता है मरीजों से। ठीक, और उसी के आधार पर फिर राज्यों की रैंकिंग निकाली जाती है। तो उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ ने कोरोना महामारी के इस कठिन समय में भी लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन किया है। ठीक है, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस महामारी के दौर में भी। ठीक, सुरक्षित टीकाकरण, बुजुर्गों की देखभाल, गंभीर मरीजों को घर पहुंच दवा की उपलब्धता, माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल और प्रसव संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने में इन सेंटरों ने महती कार्य किया है। ठीक है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं वहां पर जो आपने सुना होगा ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, ये सब क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। यहां पर मरीजों का किस प्रकार ध्यान रखा जाता है, किस किस आयु वर्ग के लोग वहां पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए और उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसके आधार पर फीडबैक लेकर के ये जो रैंकिंग है इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये अपने आप, वैसे रैंकिंग तो अपने आप तैयार हो जाता है इसमें, इस एप्लीकेशन में, कि ये जो एप्लीकेशन है वो
अच्छे जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, अच्छे पैरामीटर्स जो हैं उसके आधार पर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है रैंकिंग को। तो यहां से छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस एप्लीकेशन के यूज के अंतर्गत। क्लियर? चलते हैं अगले टॉपिक में। चलिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021। ये योजना क्या है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, घर में या तो माता की मृत्यु हो गई या पिता की मृत्यु हो गई, इस प्रकार की बहुत सारी दुखद घटनाएं हमको देखने को मिली हैं। तो उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना प्रारंभ किया गया है। ये कब प्रारंभ किया गया? 27 मई 2021 को इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और ये लागू कब से होगा? अगले शैक्षणिक सत्र से, ठीक है। अगला शैक्षणिक सत्र कौन सा है? 2021-22, ठीक है। आपको पता होगा कि स्कूल जो है जुलाई में खुलते हैं तो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है, ठीक। तो अगले शैक्षणिक सत्र से इसको प्रारंभ किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ठीक है। प्रारंभ तो हो चुका है वैसे, 27 मई 2021 को ही मानेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट में डेट दिया हुआ है, ठीक। उद्देश्य क्या है? कोरोना से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक। प्रावधान क्या है इसमें? ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो तथा उनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा है और कोविड-19 के कारण उसके माता पिता, ये यूं बोल सकते हो कि घर में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो उस स्थिति में उस बच्चे के भरण पोषण से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। तो उन बच्चों को स्कूली शिक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक की स्कूली शिक्षा निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि वो जो बच्चे हैं उनकी स्कूली शिक्षा को पूरा कराया जाए, यानी कि पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा उनको फ्री में दी जाए, निःशुल्क दी जाए, ठीक। ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेशित छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ठीक है। उनके लिए स्कॉलरशिप की भी सुविधा यहां पर दी जा रही है। कक्षा पहली से 8वीं तक प्रति माह 500 रुपए, ठीक है। यानी ऐसे बच्चे जो कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक की कक्षा में अध्ययनरत हैं उनको प्रति माह 500 रुपए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। और यदि वो बच्चा 9वीं से लेकर 12वीं तक की किसी कक्षा में अध्ययनरत है तो उस बच्चे को 1000 रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कुछ इसी प्रकार का निर्णय हमारी संस्थान उड़ान IAS अकादमी के द्वारा भी लिया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो और वो बच्चा CG व्यापम या CGPSC से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहता हो तो उसे अवसर देने का प्रयास हमारी संस्थान के द्वारा किया जाएगा और उसे निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कब से प्रारंभ हुई है? 27 मई 2021 से। उद्देश्य क्या है? कोरोना संक्रमण के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी स्कूली शिक्षा को पूर्ण कराना। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आपको पता होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है ये 21 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? देखिए, राज्य सरकार ने जब सत्ता में आई थी, राज्य सरकार जब सत्ता में आई थी तो उस समय उसने किसानों से वादा किया था कि वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेगी, है कि नहीं? 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेगी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो MSP जारी किया गया था वो लगभग 1815 रुपए था उस समय, ठीक। 1815 और 1835 रुपए उस समय MSP था, ठीक। तो राज्य सरकार जब सत्ता में आई तो उसने किसानों के खातों में, देखिए अब यहां से अंतर निकालेंगे तो लगभग 685 रुपए का आता है, ठीक। तो ये 685 रुपए किसानों के खातों में अंतरित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि ये क्यों प्रारंभ किया गया था, ठीक। तो इस योजना के द्वारा,
ठीक है, हाल ही में बहुत सारे नई बिंदुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। ठीक है, यहां से कुछ चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज, किसानों की संख्या। ठीक, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 2021 खरीफ वर्ष के अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 22 लाख है। ठीक, वैसे ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 22 लाख किसानों को आगामी जो खरीफ वर्ष है उसमें पंजीकृत किया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। ठीक, और इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए जो है उनके खातों में अंतरित की गई है। देखिए, ये आपको पता होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 4 किस्तों में पैसा दिया जाता है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो किसानों के खातों में अंतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया है। ठीक, किसानों को उक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 की पहली किस्त के रूप में जारी की है। ठीक है, कब किया गया इसको ये भी याद रखना, 21 मई के दिन इसको जारी किया गया है। ठीक है, पहली किस्त कब जारी हुई? 21 मई के दिन। ठीक, इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5597 करोड़ रुपए आदान सहायता यानी इनपुट सब्सिडी के रूप में 4 किस्तों में दिया जाएगा। 4 किस्त में 5597 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा। ठीक, गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72,000 ग्रामीणों और पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई के बीच गौठानों में बेचे गए गोबर के एवज में 7.17 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 17 लाख रुपए का भी अंतरण किया गया। ठीक है, 21 मई की बात है ये। ठीक, 21 मई को देखिए 15 मार्च से लेकर के 15 मई के बीच जिन गोपालकों ने गोबर बेचा अपना गौठानों में, उनको 7 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि जो है टोटल उनको अंतरित की गई है। अगला है गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रुपए जो है वो अंतरित किए गए या दिए गए। ठीक, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं देख, सबसे पहले किसानों की संख्या को याद रखिए। पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए दिया गया। 4 किस्त कुल मिलाएंगे तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? देखा हमने 5597 करोड़ रुपए। ठीक है, 15 मार्च 2021 से 15 मई 2021 के बीच जिन गौपालकों ने या जिन पशुपालकों ने गोबर बेचा है गौठानों में, उनके खातों में कितना अंतरित किया गया? 7 करोड़ 17 लाख रुपए। और गौठान समितियों और जो स्व सहायता समूह है ना, महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं जिसको हम, ठीक, उनको कितना अंतरित किया गया? 3 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है, 3.6 करोड़ रुपए उनको भेजा गया है। क्लियर? आगे देखते हैं इसमें कि अब खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किए गए धान पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, देखिए पिछले वर्ष ये राशि कितनी थी? ठीक, पिछले वर्ष की अगर बात करें तो 10,000 थी। अब कितना कर दिया गया है? 9,000। किनके लिए? किनके लिए? जिसने पिछले सीजन में भी धान बोया था और इस सीजन में भी क्या बो रहा है? धान बो रहा है, तो उसको अब कितना दिया जाएगा? 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति जो कि पिछले साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड था, पंजीकृत था, और पिछले खरीफ वर्ष में उसने धान बोया था और इस खरीफ वर्ष में वो धान की जगह अन्य कोई खरीफ फसल बोता है, ठीक है, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, कोई अन्य फसल बो रहा है, तो इस स्थिति में उसको कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपए ही आदान सहायता या इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? ठीक, इसमें आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था, वह धान के बदले यदि, ठीक है, धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादित करते हैं
अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उसे प्रति एकड़ 9,000 रुपए के स्थान पर 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा वह व्यक्ति जिसने पिछले साल धान बेचा था, ठीक है, धान बोया था, उसी रकबे में यदि वो अन्य फसल बोता है तो उसकी इनपुट सब्सिडी कितनी रहेगी? 10,000 रुपए ही रहेगी। क्लियर है? ठीक, अगला पॉइंट है वृक्षारोपण करने वालों को 3 वर्षों तक यह अनुदान मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि वृक्षारोपण के माध्यम से कृषि करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी फसलें जो है वो वृक्षों के माध्यम से होते हैं। ठीक, तो यदि वो वृक्ष लगाने वाली फसलें ली जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसको आगामी 3 वर्षों तक ये अनुदान जो है वो मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। क्लियर? चलिए अगला है जिसके तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी तथा अरहर के उत्पादकों को भी प्रति वर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, यहां पर कंफ्यूज मत होना। देखिए यहां पर भी मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी तथा अरहर लिखा है, उनको 9,000 क्यों बोल रहे हैं सर फिर आप? तो देखिए मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है, चलिए इसको समझाता हूं। मान लो यहां पर 2 खेत हैं। ठीक, एक में बोया गया था पिछले साल धान, ठीक, और एक में बोया गया था सोयाबीन, मान लीजिए। ठीक, ये एक किसान का है, ये दूसरे किसान का है। ठीक, अब मान लो ये व्यक्ति जो है ये धान ही बोता है इस साल। ठीक है, ये व्यक्ति ये पिछले साल क्या बोया था? धान बोया था, ये सोयाबीन बोया था वर्ष 2020-21 के दौरान। ठीक है, ये धान बोया था, ये सोयाबीन बोया था। अब मान लो 2021-22 के दौरान ये व्यक्ति धान ही बोता है। ठीक है, ये चलो इसको चेंज कर देते हैं धान को। ठीक, मान लो ये व्यक्ति बो देता है क्या? मान लो ये सोयाबीन बो देता है और ये भी क्या बो रहा है? सोयाबीन बो रहा है। ठीक है, ये भी सोयाबीन बो रहा है, ये भी सोयाबीन बो रहा है। ठीक, तो इसका फसल बदला कि नहीं बदला? बदल गया। तो जब धान के बदले ये दूसरा कोई फसल ले रहा है तो इस स्थिति में इसको 10,000 मिलेगा। लेकिन यदि पहले से ही ये रकबा जो है ये सोयाबीन पिछले साल इसमें पंजीकृत था, ठीक है, इस साल भी क्या है? सोयाबीन, तो इस स्थिति में इसको 10,000 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा इस साल? इसको 9,000 ही मिलेगा। क्लियर है? ठीक, तो याद रखिएगा 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। ठीक है, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कोदो कुटकी जो है वो खरीदा जाएगा। ठीक, कोदो कुटकी आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फसल है छत्तीसगढ़ की। दक्षिणी छत्तीसगढ़ जो है ना, बस्तर वाला क्षेत्र, वहां की प्रमुख फसल है ये। ठीक है, और जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत सारी उपयोगी चीजें भी कोदो कुटकी के माध्यम से बनाई जाती हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है ब्लैक फंगस, जिसको कहा जाता है म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में कोविड संक्रमण से जूझ रहे लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई है। किसकी? ब्लैक फंगस की। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें से कुछ जिलों को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ये पाया भी गया है। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक, तो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की सामान्य जानकारी व उससे बचने के उपाय। तो सबसे पहले कि म्यूकरमाइकोसिस जो है वो एक फंगल संक्रमण होता है। ठीक है, फंगल संक्रमण होता है यह उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित है। यानी कि जो लोग पहले से ही किसी समस्या से ग्रसित है उनके ऊपर ये जल्दी प्रभावी होता है और दवाइयां ले रहे हैं, इससे उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रभावित होती है। ब्लैक फंगस जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति के शरीर में यह फंगस सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर चला जाता है तो उसके साइनस, ठीक है, साइनस किसको बोला जाता है? जो श्वास तंत्रिका है हमारी, उसको क्या कहा जाता है? साइनस, या फेफड़े प्रभावित होंगे, जिससे गंभीर बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो
म्यूकरमाइकोसिस है, ये क्या करता है, ये सांस नली को प्रभावित करता है, ठीक, और ये डेथ का भी कारण बन सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक। तो अब जानते हैं कि यह बीमारी किसे हो सकती है। यह बीमारी कोविड-19 मरीजों में जो डायबिटिक मरीज है या अनियंत्रित डायबिटीज वाले व्यक्ति को, स्टेरॉइड दवाइयां ले रहे व्यक्ति को या आईसीयू में अधिक समय तक भर्ती रहने से यह बीमारी हो सकती है। यदि निम्नानुसार लक्षण दिखे तो चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए, ठीक। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण जो है इस ब्लैक फंगस के कारण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो बीमारी के लक्षण क्या क्या है, आंख नाक में दर्द और आंख के चारों ओर लालिमा, नाक का बंद होना, ठीक है, यानी कि सर्दी जैसा महसूस होना, नाक से काला या लाल तरल द्रव्य निकलना, जबड़े की हड्डी में दर्द होना, चेहरे में एक तरफ सूजन होना, ठीक है, एक तरफ चेहरा जो है वो सूजन हो जाता है, नाक तालु काले रंग का हो जाना, दांत में दर्द, दांतों का ढीला होना, धुंधला दिखाई देना, शरीर में दर्द होना, छाती में दर्द, बुखार आना, सांस की तकलीफ, खून की उल्टी, मानसिक स्थिति में परिवर्तन। तो ये सारी जो चीजें हैं वो लक्षण हैं किसके, ब्लैक फंगस के संक्रमण के। अब बात आती है कि इससे बचा कैसे जाए, ठीक। इससे बचा कैसे जा सकता है, धूल भरे स्थानों में मास्क पहनकर, ठीक है। मास्क वैसे भी आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको न केवल कोविड संक्रमण के प्रभाव से बचाता है बल्कि आपको धूल, मिट्टी, इन सब से भी सुरक्षित करता है, ठीक। शरीर को पूरे वस्त्रों से ढककर, ठीक है। अब शरीर में जब फंगस एंट्री ही नहीं करेगा तो उसका प्रभाव कैसे होगा, बागवानी करते समय हाथों में दस्ताने पहनकर और व्यक्तिगत साफ सफाई रखकर। देखिए स्वच्छता जो है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है इस संक्रमण से बचने के लिए, ठीक। तो याद रखिए, अगर किसी को ये सारे लक्षण दिखते हैं तो बिल्कुल जाकर के आप डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020, ठीक है। ये जो विधेयक है ये वर्ष 2020 में विधानसभा में लाया गया था और हाल ही में इस पर राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक। मतलब ये पारित कब हुआ, 19 मई 2021 को ये एक अधिनियम के रूप में आ चुका है, ठीक। इसमें संशोधन जो है वो मान्य हो चुका है, ठीक। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि संशोधित किए गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो आपको याद रखना है कि बस्तर विश्वविद्यालय का नाम शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर अब क्या हो जाएगा, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो किसके नाम पर, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए हमारा अगला टॉपिक है नारियल महाअभियान, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र नारियल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, तो नारियल की खेती के माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि करना, ये इस नारियल महाअभियान का लक्ष्य है, ठीक। वैसे ये अभियान जो है वो पिछले साल से चालू हुआ है, लेकिन इस वर्ष जो आने वाला बरसात का मौसम है इसमें 10,000 नारियल के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके माध्यम से कुल प्रति वर्ष 9 करोड़ रुपए की आय जो है अनुमानित है, वो भी अगले 60 से 70 वर्षों तक, क्योंकि नारियल के पेड़ की आयु कितनी होती है, लगभग 60 से 70 वर्ष होती है, तो इतने वर्षों तक वो लगातार आपको आय देता रहेगा। क्लियर है, तो याद रखिए कि ये जो नारियल महाअभियान है ये प्रारंभ किया गया है सितंबर 2020 में, यानी कि पिछली जो वर्षा ऋतु है वहां से ये प्रारंभ हुई है, ठीक। किस जिले में संचालित की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां, कोंडा गांव में, ठीक। नारियल महाअभियान के तहत जिले में 10,000 नारियल के पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, ये अभी लेटेस्ट इसका अपडेट है, ठीक। और ये पौधे कहां लगाए जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं ना, जैसे कि आपका गौठान हो गया, है कि नहीं, रोड के किनारे या जो जहां पर यात्री प्रतीक्षालय है, ठीक है, ये सारी जगहों पर इस नारियल के पौधे को लगाया जाएगा, ठीक। 1 लाख औषधि पौधों का भी प्लांटेशन किया जाएगा। बहुत सारे औषधि पौधे जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, ठीक है, तो ये इन सब का भी प्लांटेशन यहाँ पर
किया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इसको, ये कब प्रारंभ किया गया और कहां इसे संचालित किया जा रहा है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, हमारा अगला जो करंट अफेयर है वो चर्चित व्यक्तित्व से है और इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नाम क्या है इनका? स्वर्गीय श्री बद्रीधर दीवान जी। आपको पता होगा कि स्वर्गीय बद्रीधर दीवान जी जो है वो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे और इन्होंने 2 विधानसभाओं में विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा छत्तीसगढ़ विधानसभा को प्रदान की है। कौन कौन सा विधानसभा? द्वितीय विधानसभा और चतुर्थ विधानसभा। ठीक, इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है और ये बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे। याद रखिएगा इसको, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या था? बेलतरा। ठीक, तो ये था अप्रैल 2021 से लेकर आज तक के कुछ ऐसे तथ्य जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।